हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी कि फंडामेंटल राइट्स के कंटेक्स्ट में जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं वो उसको क्रिटिसाइज कैसे करते हैं। लेकिन हमारा काम सिर्फ इससे नहीं चलेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर नेगेटिव है ना, कहीं पर भी हमारी बुक में कोई भी सब्जेक्ट है, उसका कोई भी टॉपिक अगर नेगेटिव है ना, तो हमारी अप्रोच बेसिकली ये होनी चाहिए कि हम उस नेगेटिविटी को, उस टॉपिक को जो कि उसकी नेगेटिव टोन है, उसको उस मनहूसियत पे ना छोड़ें। हमें उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखना पड़ेगा, क्योंकि जनरली क्वेश्चंस ऐसे बन बन जाते हैं कभी कभार कि फंडामेंटल राइट को ऐसा बोला गया है कि मतलब इट हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड ऑन द ग्राउंड दैट इट हैज़ मेट विद एक्सेसिव लिमिटेशंस। क्या ऐसा सच में है? वॉट डू यू थिंक इन दिस रिगार्ड? तो वहां पर एकदम से आंसर बनाकर सोचना और उसको डिफेंड करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, कंसिडरिंग कि आपके पास सोचने का इतना ज्यादा टाइम और लिखने का टाइम होता नहीं है 7 to 8 मिनट्स के बियॉन्ड। तो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर फंडामेंटल राइट्स को क्रिटिसाइज तो कर लिया है। अब चलो इन्हीं पॉइंट्स को एक बार हम लोग डिफेंड भी करते हैं कि यार ऐसे ही थोड़ी ना है, हमारा संविधान को कोई कुछ भी बोलकर चला जाएगा। अब हम लोग इसको प्रोटेक्ट करेंगे, इसको डिफेंड करेंगे। इन्हीं नेगेटिव टोन को अब हम लोग पॉजिटिव बनाएंगे। दिस शुड बी आवर ड्यूटी इन एवरी सब्जेक्ट। तो चलो, सबसे पहला पॉइंट, क्रिटिसाइजर क्या कह रहे थे? जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स है जो कि क्रिटिसाइज कर रहे थे पहले पॉइंट पे, वो क्या कह रहे थे कि एक्सेसिव लिमिटेशन। ठीक है, देखो, इस वाले पॉइंट को ऐसे बचाया जा सकता है जैसे जसपत रॉय कपूर जी ने बोला था कि फंडामेंटल राइट्स का नेम चेंज कर दो, लिमिटेशंस ऑन फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल राइट्स एंड लिमिटेशंस देयर ऑन। देखो, फंडामेंटल राइट्स इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर इनके ऊपर लिमिटेशन ना लगाई जाए ना, तो ये एब्सोल्यूट बन जाएंगे। अब एब्सोल्यूट बनने के बाद होगा क्या कि हर एक पर्सन जो है फिर तो वो अपने राइट को इस प्रकार से यूज करेगा कि वो दूसरों के राइट को वॉयलेट कर सके। इसकी वजह से फिर एक पॉइंट ऐसा है कि कोई भी अपने अधिकारों को यूज नहीं कर सकेगा और जंगल रूल में कन्वर्ट हो जाएगी हमारी डेमोक्रेटिक पॉलिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं एनार्की। आप सिर्फ किसी के बाथरूम में यह बोलकर नहीं घुस सकते कि मैं तेरी फोटो इसलिए खींच रहा हूं क्योंकि कैमरा मेरा है। ये तो कोई बात नहीं हुई ना। और ये वाला एग्जांपल मतलब मैं नहीं दे रहा हूं, ये 11th क्लास की एनसीईआरटी में पॉलिटिकल थ्योरी में दे रखा है। लिमिटेशंस जो लगाई गई हैं, ये पॉइंट पे हम ये कह सकते हैं कि ये लिमिटेशंस एक्सेसिव नहीं है, ये लिमिटेशंस रीजनेबल लिमिटेशंस हैं और लॉजिकल लिमिटेशंस हैं। जहां जहां लिमिटेशंस लगाने की जरूरत थी, जिस जिस जगह पर, वहां पर हैं। अब जैसे नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर सारे राइट सस्पेंड करे जा सकते हैं, लेकिन हमने अभी प्रीवियस लेक्चर में ही देखा और हम पहले भी देख चुके हैं इसको, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को नहीं छेड़ेंगे हम लोग। तो लिमिटेशंस एक्सेसिव नहीं है, लिमिटेशंस रीजनेबल और लॉजिकल हैं, लेकिन वो इसलिए है ताकि एब्सोल्यूट अगर फ्रीडम मिल जाए तो एब्सोल्यूट फ्रीडम हमेशा डिस्ट्रॉय करती है राइट्स को दूसरों के, जो कि घुमा फिराकर हम पर भी आ सकता है। अब आप कहो कि राइट टू मूव फ्रीली या राइट टू सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, फिर ऐसे तो जाकर इस देश में हर जगह सेटल हो जाओ तो ट्राइबल्स जैसा कोई कंसेप्ट ही नहीं रहेगा, या फिर ट्राइबल रीजन जैसा, ट्राइबल एरियाज जैसा कोई कंसेप्ट ही नहीं होगा। तो क्या इनके राइट का उल्लंघन अगर ऐसा हो रहा है कि राइट टू मूव फ्रीली एंड राइट टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, अगर इस राइट को एब्सोल्यूट बना दिया जाए तो इनको तो जनता खा जाएगी भारत की। क्या इनको रहने का अधिकार नहीं है भारत की टेरिटरी में? बताओ, नहीं है इनको अधिकार रहने का? ये हमारा पार्ट नहीं है देश का? ये चीज है, याद रखना। इस लेक्चर में हम सब अब हम इन सारे पॉइंट्स को डिफेंड कर रहे हैं, ठीक है? इनके नेगेटिव टोन को पॉजिटिव टोन में कन्वर्ट करेंगे। नो सोशल और इकोनॉमिक राइट। अब ये वाली बात जो है कि फंडामेंटल राइट्स में कोई भी सोशल और इकोनॉमिक राइट की बात ही नहीं करी गई है, दे आर पॉलिटिकल राइट। तो भैया इसको हम डिफेंड सिंपल से इस पॉइंट पे कर सकते हैं, यार फंडामेंटल राइट्स के अंदर नहीं करी गई है, लेकिन डीपीएसपी के अंदर तो बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जो कि इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स और सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स पे बने हुए हैं। उसके लिए भाई साहब एक पूरा का पूरा सेपरेट चैप्टर है। फंडामेंटल राइट्स में क्यों करी जाएगी उसके बारे में बात? चलो मान लिया कि भले ही वो राइट्स एनफोर्सेबल नहीं है, लेकिन
एनफोर्सेबल इसलिए नहीं है क्योंकि कोई भी सोशल और इकोनॉमिक राइट देश में हमेशा सेम नहीं रह सकता। सिचुएशन और वक्त के हिसाब से वो बदलेगा। और ये चीज भली भांति तरीके से डील करी गई है हमारे देश में। और वेरियस सोशल इकोनॉमिक राइट जो डीपीएसपी में जो मेंशन करे गए हैं वो जनता को मिलते भी हैं अलग अलग पॉलिसी मेकिंग के हिसाब से। और वो पॉलिसी मेकिंग जो है, जो पॉलिसीज हैं, उनके जो प्रोविजंस हैं, वक्त और जमाने के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। तो जो क्रिटिसाइज करते हैं इस वाले पॉइंट पर कि सोशल सिक्योरिटी की बात नहीं करी गई है, राइट टू वर्क, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, राइट टू रेस्ट एंड राइट टू लेजर। सोशल सिक्योरिटी क्यों? पेंशन वगैरह का प्रावधान नहीं है क्या? भले ही कोई सरकारी नौकरी में ना हो कि प्राइवेट लोगों के लिए पेंशन की कोई स्कीम्स नहीं है, बिल्कुल है। राइट टू वर्क, मनरेगा क्या है फिर अगर राइट टू वर्क नहीं है अगर हमारे देश के अंदर? राइट टू एम्प्लॉयमेंट, जॉब्स वगैरह का प्रावधान नहीं मिलता है क्या किसी को क्वालिफिकेशंस वगैरह के बेसिस पर? और ना भी हो तो फैमिली को 100 दिन का रोजगार मिलता है मनरेगा के अंदर। राइट टू रेस्ट एंड राइट टू लेजर, हर जगह पर जो अलाउड है कि एक एलोकेटेड टाइम से जो लेबर लॉस जो बनते हैं वो फिर किस लिए बनते हैं? एक एलोकेटेड टाइम से ज्यादा किसी से काम नहीं करवाया जाएगा। एक महिला अगर किसी गुड रेप्यूटेड कंपनी के अंदर काम कर रही है, वो एक कॉर्पोरेशन है, वो एक एमएनसी है, तो उसको तो प्रेगनेंसी लीव्स भी मिलती हैं, डिलीवरी लीव्स भी मिलती हैं। तो ये सारी चीजें वर्क कैसे कर रही हैं? भले ही मौलिक अधिकारों के अंदर नहीं दिया गया है, लेकिन मुंह ऊंचा करने से पहले, अपने मुंह से गोबर पटकने से पहले ये तो देख लो कि ये कहीं ना कहीं और जगह पर डील है। सोशल इकोनॉमिक राइट्स, इसको हमने ऐसे प्रोटेक्ट करा, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आप मेंस और इंटरव्यू में डिफेंड करने के लिए यूज कर सकते हो जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद नो क्लैरिटी, लैंग्वेज भले ही इसकी इजी रखी, भले टफ रखी गई हो, लेकिन हम इसे पैराडाइज फॉर लॉयर्स नहीं बोल सकते। कि यहां पर जो, जैसा कि क्रिटिसाइजर्स ने इसको क्रिटिसाइज कर दिया था कि बड़े सारे फ्रेजेस और जो वर्ड्स यूज करे गए हैं लाइक पब्लिक ऑर्डर, माइनॉरिटीज, रीजनेबल एक्शन, पब्लिक इंटरेस्ट, ये क्लियरली डिफाइंड नहीं है। ये क्लियरली इस जगह पर डिफाइंड नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की वेरियस जजमेंट्स के अंदर डिफाइंड तो है। और हमारे देश में एक रूल भी तो है कि जहां पर भी कॉन्स्टिट्यूशन की कोई भी लैंग्वेज को, किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी वर्ड को, किसी भी फ्रेज को कोई डिफाइन नहीं कर पाएगा या उसकी एक्सप्लेनेशन देने में चूक जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट विल वर्क एज द इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन लोगों को पता हो कि आपने थोड़ी सी पॉलिटी भी पढ़ ली होती काश पूरी, मुंह खोलने से पहले। सुप्रीम कोर्ट हैज बीन डिफाइंड एज इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन को या किसी वर्ड को, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए किसी फ्रेज को कोई इंटरप्रेट नहीं कर सकता, तो सुप्रीम कोर्ट है तो उसके लिए। और हर एक का मीनिंग समझा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट की वेरियस जजमेंट्स के अंदर। ओके, लैंग्वेज जो यूज करी गई है, इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड बियॉन्ड द कॉम्प्रीहेंशन ऑफ कॉमन मैन, ये कहना भी गलत होगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो, सॉरी सुप्रीम कोर्ट कह रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन की जो इंटरप्रिटेशन है, जो इसका टेक्स्ट है, क्या वो हिंदी में भी अवेलेबल नहीं है क्या? बताना जरा। और इसकी जो किताब है, क्या अदर लैंग्वेजेस के अंदर नहीं मिलती है? मान लो लक्ष्मीकांति किसी को पढ़नी हो, लक्ष्मीकांत के सिर्फ इंग्लिश हिंदी में आती है, या गूगल पे आपको सिर्फ एक ही लैंग्वेज, दो ही तीन लैंग्वेज मिलेंगी अगर किसी वर्ड को लिखोगे तो। और यहां पर ये वाली बात बोलना कि कॉमन मैन की बियॉन्ड इंटरप्रिटेशन के लिए है, चलो थोड़ा सा इसको मान भी लेते हैं, लेकिन भाई साहब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा है, नॉर्मल कोई बुक नहीं लिखी जा रही है बच्चों के लिए, कहानी नहीं लिखी जा रही है। कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग कंट्रीज की लैंग्वेज जो है, जितनी भी कंट्रीज हैं उनकी थोड़ी सी टिपिकल ही है। तो हमें यहां पर लोगों की एजुकेशन पर फोकस करना चाहिए कि पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन एज अ सब्जेक्ट, उनको जो भी नेसेसरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और जो राइट्स के लिए जो भी संविधान में चीजें दे रखी हैं, वो उनका बेस बचपन से ही स्ट्रॉन्ग कराया जाए, उनके करिकुलम और सिलेबस के अंदर हो। कोई भी चीज अगर किसी की इंटरप्रिटेशन के बियॉन्ड है, तो हम उस पर्सन को होशियार बनाएंगे या फिर चीजों को कम करेंगे? हाँ, इंटेंसिटी थोड़ी सी कम करी जा सकती है, लेकिन इसके लिए ऑल्टरनेटिव्स ये अवेलेबल है कि सुप्रीम कोर्ट की वेरियस जजमेंट्स के अंदर इन चीजों को डिफाइन करा गया है। और अगर कहीं पर भी अगर डिफाइन नहीं भी, डेफिनेशन नहीं मिलती है, इंटरप्रिटेशन नहीं मिलती है, तो सुप्रीम कोर्ट है तो हाईएस्ट इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद नो परमानेंसी, यहां पर यह बोला गया कि ये परमानेंट नहीं है, सैक्रोसेंट नहीं है, इनम्यूटेबल नहीं है,
छेड़ा जा सकता है, इनको इनको कर्टेल करा जा सकता है, इनको अबॉलिश करा जा सकता है। जैसा कि फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी को निकाल दिया गया। आप सिर्फ एक एक चीज को पकड़कर रो नहीं सकते। राइट टू प्रॉपर्टी जो है, पहली बात तो हम ये कह सकते हैं कि संविधान निर्माताओं ने अपने जमाने और अपने सरकमस्टांसेस के हिसाब से डाला था। 1970s में सरकमस्टांसेस कुछ इस प्रकार से थे कि अगर कोई रिच पर्सन होता आज के टाइम में, अंबानी अदानी जैसे, तो वो तो फिर ऐसा करते कि हिंदुस्तान की 190 करोड़ की जो लोग हैं वो पता चला एक राज्य में रह रहे हैं और 27 राज्य जितनी मिलाकर पूरी प्रॉपर्टी सिर्फ ये अंबानी और अदानी एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरी प्रॉपर्टी खरीदने का दम रखते हैं। बताओ, हो सकता था कि नहीं हो सकता था ऐसा? प्रॉपर्टी को यह माना गया कि प्रॉपर्टी जो है वो सरकार की, और सरकार जब मर्जी इसको ले सकती है। फिर अगर जो सरकार लेती है तो कंपनसेशन भी तो देती है। फिर ऐसे तो सरकार कभी भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लाइक हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, रेलवेज, मेट्रोज, कंस्ट्रक्शन, ये कुछ कर ही नहीं सकती थी। और इन सारी कंस्ट्रक्शन की वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से हमारे इकोनॉमिक इंजन रन करता है, जिसकी वजह से जॉब क्रिएशन होती है। और जॉब क्रिएशन हमारे देश में पॉवर्टी को कम करती है। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया के ऊपर बुरा असर पड़ता। तो उस जमाने की नीड थी वो तो। और ये कहना कि ये नौटंकी है, जुडिशरी का डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, तो जी नहीं, नौटंकी नहीं है। फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी को निकाल दिया गया, लेकिन उसके बाद से, जब से फंडामेंटल राइट को, और जब से ये चीज इनोवेट हुई है जुडिशरी की लैंग्वेज में, द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, तो अब उसको नहीं छेड़ा जा सकता। तो जो आपने कहा है भाई साहब कि पार्लियामेंट के हाथ में ये तो एक खिलौना, एक प्ले टूल है, पार्लियामेंट जब मर्जी चाहे कोई कानून लाकर पास कर देगा। ऐसे कैसे कर देगा? बेसिक स्ट्रक्चर जो डॉक्ट्रिन है कोई मजाक थोड़ी ना है। आपने कहा ये सिर्फ एक लिमिटेशन लगाता है। भाई साहब थोड़ा सा पॉलिटी ध्यान से पढ़ लो, ये सिर्फ लिमिटेशन नहीं लगाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट को ये पता लग गया ना कि पार्लियामेंट के द्वारा कोई भी बनाया हुआ कानून अगर मौलिक अधिकारों की सीमाओं को छेड़ रहा है या फिर संविधान की मर्यादाओं का, लक्ष्मण रेखा को भंग कर रहा है, तो उसे सिंपली नल एंड वॉइड डिक्लेयर करके बर्खास्त कर दिया जाएगा। उस पार्लियामेंट्री लॉ की कोई ताकत नहीं रहेगी। मुंह फाड़ने से पहले इस चीज के बारे में भी सोचो। उसके बाद सस्पेंशन ड्यूरिंग इमरजेंसी, आपने बोला कि इसको हर एक सिचुएशन के अंदर एंजॉयबल बना दिया, चाहे इमरजेंसी लगी हो चाहे ना लगी हो। बेटा तुम्हारा बाप का राज नहीं चल रहा था, वो पार्क जैसा सीन नहीं है जिसमें तुम अपनी निब्बे निब्बी के साथ रोमांस करने घूमते हो। इमरजेंसी एक बहुत ही ज्यादा ड्रेडफुल और सीरियस सिचुएशन होती है देश की, जिसमें अगर इमरजेंसी अगर आर्टिकल 352 के अंतर्गत लगी और जब कंट्री से वॉर चल रहा हो हमारा, तो दुश्मन देश के जो प्लेन्स हैं वो आक्रमण करके आप पे बॉम्ब्स वगैरह गिरा सकते हैं। वहां पर अगर कर्फ्यू लगाया गया है या आपके कुछ मौलिक अधिकारों को ब्रीच करा गया है, तो वो आपकी सहायता के लिए करा गया है। वरना सर पे खोपड़ी पे बॉम्ब गिरेगा ना तो पता भी नहीं लगेगा इस नाम का पर्सन कोई रह भी रहा था इस देश के अंदर या दुनिया के अंदर, कभी पैदा हुआ भी था कि नहीं हुआ था। सस्पेंड जो करा जाता है इमरजेंसी के टाइम पर मौलिक अधिकारों को, वो इसलिए ताकि मासेस ऑफ सिटीजंस के राइट को प्रोटेक्ट करा जा सके। तो कभी कभार राइट्स को सस्पेंड करना भी जरूरी होता है, क्योंकि अगर यहां पर राइट टू मूवमेंट अलाउ कर दी जाए तो ग्रुप्स हो सकता है कि मिलजुल कर कुछ ऐसी सिचुएशन को पैदा कर दे जिससे राइट्स और दंगे हो जाए, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी और जान माल की हानि हो सकती है। और सरकार ये कदम इसलिए उठाती है और संविधान निर्माताओं ने ये चीज इसलिए डाल रखी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि आपका अगर कोई अपना हो किसी दंगों के अंदर फंस गया हो जिसका कुछ लेना देना ना हो, वो गाड़ी बाइक से जा रहा हो, उसको लपेट लिया गया हो, वो मारा जाए तो उसकी क्या गलती? तब भी आप रोना रोना मचाओगे, चूड़ियां तोड़ते फिरोगे, सफेद साड़ी ओढ़ते फिरोगे। इमरजेंसी समझ के देखो, ये नॉर्मल कोई पिक्चर सीन नहीं होता है। ये पॉपकॉर्न खाकर बालकनी में बैठकर बियर पीने वाला सीन नहीं है। तो इसको हमने ऐसे डिफेंड करा। उसके बाद एक्सपेंसिव रेमेडी, फंडामेंटल राइट्स अगर ब्रीच हो जाते हैं तो कोर्ट्स जो है वो रिट प्रेजेंट करता है। और एक्सपेंसिव रेमेडीज को कहना ये चीज गलत होगी। क्यों? सरकारी वकील जो है या फिर अगर कोई वकील या तारीख अगर अफोर्ड नहीं कर सकता है तो उसके पास राइट है तो कि वो फ्री का वकील भी हायर कर सकता है। और कोई वकील केस लेने से मना कर दे तो पर्सन अपना खुद का केस भी लड़ सकता है। सरकारी वकील कोई फीस नहीं लेते हैं। और जहां तक ये वाली बात है कि डायरेक्टली हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, तो भाई साहब जुडिशियल रिव्यू को ध्यान से पढ़ लो। जुडिशियल रिव्यू कह रहा हूं, सॉरी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को ध्यान से पढ़ लो। रिट्स को, रिट्स में सुप्रीम कोर्ट खुद बोलता है हम दूर बैठे हुए हैं, अगर आपके राज्य के पास अगर कोई भी हाईकोर्ट है वहां चले जाओ, वहां से भी आपको इक्वल इंसाफ मिल जाएगा। ये जुडिशियल प्रोसेस मानते हैं कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, लेकिन फ्री भी तो है, फ्री प्रावधान भी तो है।
और ये कहना कि कॉमन लोगों को अपने राइट्स को इन्फोर्स करवाने के लिए फिर वो उम्मीद त्यागी देंगे, अगर उम्मीद त्याग दी होती ना तो इतने बड़े बड़े केस और इतनी बड़ी बड़ी जजमेंट्स नहीं आती सुप्रीम कोर्ट में। मौलिक अधिकार जैसी कोई चीज खिलौना बनकर रह गई होती सरकार के हाथ में, जबकि ऐसा नहीं होता है। और ये आपका कहना कि ये जो राइट्स हैं ये सिर्फ रिच सेक्शंस को ही फेवर करते हैं, जितने आज तक केस लड़े गए हैं ना वो रिच सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के कम थे फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। वो 99% केसेस में पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी थी, पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लोग ही थे। जरा सुप्रीम कोर्ट के आंकड़ों को उठाकर देख लो भौंकने से पहले। दूसरा अगला अगला पॉइंट मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन। क्रिटिक्स ये कहते हैं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है वो एक प्रकार से ब्लॉट है, कि वो जो फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर है वो उसी के सब्सटेंस और स्पिरिट को छीन लेता है, क्योंकि शक की बुनियाद पर पर्सन को अरेस्ट वगैरह कर लिया जाता है। वो फिर अपने देश से क्या ही प्यार करेगा, वो तो कभी भी अपने देश के खिलाफ बंदूकें वगैरह उठा सकता है शक के बेसिस पर। उसको कौन ही जॉब देगा, उसकी कौन ही उसकी कैसी शादी होगी, उससे कौन ही शादी करेगा, कौन ही लड़की या लड़का देगा उसको ऐसे किसी पर्सन को जिसको शक की बुनियाद पर 15 दिन 30 दिन 45 दिन 3 महीना 6 महीना जेल में या हाउस अरेस्ट में भेज दिया गया हो। लेकिन क्रिटिसाइजर लोगों को हम ये बोल रहे हैं यहाँ पर इस पॉइंट के अंदर कि बेवकूफो, प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब ये नहीं है थोपड़ा तो तुम्हारा भी इच्छा नहीं है तो तुम्हें उठाकर थोड़ी ना डाल दिया जाता है ऐसे जेल में। उस पर्सन के पास्ट रिकॉर्ड को चेक करते हुए कि अगर पास्ट में वो देश में अगर किसी ना किसी प्रकार का हार्मफुल एक पर्सन रह चुका है, और जो चुनाव या कोई भी ऐसी प्रक्रिया अगर देश में कोई सिचुएशन ऐसी आ रही है जिसपे शक के बेसिस पर प्रॉपर इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स अगर उसे कहें कि ऐसे अरेस्ट करना जरूरी है तब उसे अरेस्ट करा जाता है। पास रिकॉर्ड अगर तुम्हारा क्लीन है तो कभी सुना है कि कॉलेज के छात्रों को, स्कूल के बच्चों को, या रोड पर घूम रही हुई जिम से निकलती हुई किसी और सी लड़की को उठाकर ले गई हो पुलिस और टेबल पे नचवा रही हो? ऐसा नहीं होता है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन की बेटा पहले डेफिनेशन जानकर आओ कि होता क्या प्रिवेंटिव डिटेंशन में, अरेस्ट कब करा जाता है। शक्ल तो बेटा तुम्हारी अच्छी भी नहीं क्रिटिसाइजर्स की, तो तुम्हें थोड़ी ना कि ये बोल करके कुत्ते जैसी शक्ल का लग रहा तो चलो उसको अरेस्ट कर लो, ये भौंक सकता है कल को अगर चुनाव होंगे तो इसके भौंकने से डिस्टर्बेंस पैदा होगी। और कोई भी जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन का प्रिंसिपल नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इंडिया में रखा गया है। तो ये चीज तो आपको फिर उल्टा हमें तो बचाती है क्रिटिसिज्म से। आप तो उल्टा बल्कि ये बोलते रहते हो हर एक फीचर बोरोड फीचर है, बोरोड फीचर है, हमने चोरी कर चकारी करी है दूसरे संविधानों से, बोरोड और पैचवर्क है। तो कम से कम आपने ये बोलकर हमारा मान बढ़ा दिया। आप तो बल्कि इसको क्रिटिसाइज कर रहे थे, लेकिन हम तो इसे पॉजिटिव वे में ले रहे हैं। ये दिस इज इनोवेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। ऐसी चीज डाली गई है कि किसी पर्सन पे शक है, पास में अगर उसका रिकॉर्ड खराब है तो वो खतरा अभी तो नहीं है लेकिन बने ना स्मूथली सब कुछ गुजर जाए तो उसको रोका जा सकता है। और ऐसे पर्सन को रोकना इसके पास रिकॉर्ड को देखते हो ठीक भी है। छोटे मोटे नहीं कि कोई पर्सन किसी को चेन काट कर भागा था, चोरी कर ली थी किसी की, एक्सीडेंट कर दिया था किसी का गलती से या कुछ भी था, ऐसे लोगों को तो कभी अरेस्ट नहीं करा गया प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर। बैड एलिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी को अरेस्ट करा जाता है, और जो कि सही भी है। और ऐसा पर्सन जब एक बार जेल रहकर आ गया, अब वो समाज में रह रहा है, तब उसकी इज्जत नहीं कट रही है। अब उससे कोई शादी करने को तैयार है, अब उसे दहेज देने को तैयार है, अब उसे घर की बहू या क्या कहते हैं दामाद बनाने को तैयार है कोई भी, अब उसे जॉब देने को कोई भी तैयार है। एक बार पहले भी तो जेल रहकर आ चुका है, एक बार पहले भी तो उसका बैड रिकॉर्ड क्राइम है, तब भी तो पुलिस अरेस्ट करके लेकर गई थी कॉलर पकड़कर, चोटी पकड़कर। तो अब दोबारा अरेस्ट करने में क्या दिक्कत है? और इसने कुछ अगर ऐसा वैसा कर दिया तो तुम लोग जिम्मेदारी इसकी। तो इसको हमने ऐसे डिफेंड करा। अगला सर आइवर जेनिंग्स बोलते हैं इस हरामखोर से बोलो पहली बात तो ये है, एमसीबीसी तो हमारे देश का तो पहली बात है ही नहीं, ठीक है, कि अकॉर्डिंग टू सम क्रिटिक्स जो चैप्टर है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, ये किसी भी पॉलिटिकल प्रिंसिपल का फिलोसफिकल प्रिंसिपल का पार्ट नहीं है, कि ये किसी फिलोसफी के ऊपर बेस्ड नहीं है। क्यों भाई फिलोसफी के ऊपर क्यों नहीं बेस्ड है? ये तो लोगों की लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है, ये तो लोगों की फ्रीडम को प्रोटेक्ट करता है, लोगों को राइट्स देता है ये बेसिकली, कि वो कहीं पर भी रह सकते हैं, कहीं पर भी घूम सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। धार्मिक अधिकार देता है लोगों को, धार्मिक अधिकार देता है लोगों को, स्पिरिचुअल राइट देता है लोगों को, रिलीजियस राइट देता है लोगों को, उनको शिक्षा का अधिकार मिलता है इस चीज से। तो ये वाली बात भी सिर्फ कहना गलत होगी। कहां गया ये वाला पॉइंट?
कि यहाँ पर सिर्फ पॉलिटिकल राइट के बारे में बात होती है। क्यों? राइट, आर्टिकल 25 to 28 जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, पॉलिटिकल राइट है। ये राइट टू एजुकेशन एक पॉलिटिकल राइट है। इससे राजनीति का कुछ लेना देना है क्या? अगर हम देश में माइनॉरिटी हैं और हम अपना कल्चरल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सेटअप करना चाहते हैं, ये क्या पॉलिटिकल राइट है क्या? हमारे धर्म की भावनाओं को कोई आहत नहीं पहुंचाएगा। अगर हमारी संख्या, इस देश में जनसंख्या कम भी है, तब भी हम वैसी छाती चौड़ी कर कर और गर्व से जी सकते हैं, और सारी अपॉर्चुनिटीज हमारी खुली हुई है। हम कहीं भी जाकर रहें, कहीं भी जाकर बसें, हनीमून पर कहीं पर भी जाएं, घर पर कहीं पर भी बसाएं, ये सारे अधिकार हमारे पास हैं। तो फिलॉसफी क्यों नहीं है? फिलॉसफी तो हर चीज की झलक, मतलब टपक टपक के दिख रही है फिलॉसफी तो हमें। तो उसको बोल, तू तो बाहर ही रह, तू तो इस देश का है नहीं, पहली बात है। क्रिटिक्स ये कहते हैं कि ये चीज डिफिकल्टी पैदा करती है सुप्रीम कोर्ट के लिए और हाई कोर्ट्स के लिए इन इंटरप्रेटिंग द फंडामेंटल राइट्स। ऐसी तो कभी कोई, आइवर जनविस बेटे, ऐसी तो कोई डिफिकल्टी कभी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को आई नहीं है कि उन्होंने कभी किसी फंडामेंटल राइट्स को इंटरप्रेट ना कर पाए हो। अगर इंटरप्रिटेशन के लिए डिफिकल्टी आती ना बेटे, तो रिट्स नहीं दिए गए होते सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा कि डायरेक्टली आर्टिकल 32 के अंतर्गत और आर्टिकल 226 के अंतर्गत डायरेक्टली हमारे दरवाजे चले आओ, मत जाओ लोकल कोर्ट, ज्यादा जल्दी इंसाफ मिल जाएगा। तो सोचिए बोल क्या बोल रहा है। तो इस तरीके से हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर इनको इसकी धज्जियां उड़ाई थी क्रिटिसाइजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बोला, हमें हर चीज को डिफेंड करना होता है, हर सब्जेक्ट में एक पॉजिटिविटी का एंगल देखना होता है, दिखाना होता है एग्जामिनर को, और इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। तो दीज पॉइंट्स यू कैन यूज इन मेंस एंड इंटरव्यू टू डिफेंड दीज क्रिटिसिज्म ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। और ऐसा हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जब जब क्रिटिसिज्म आया है लक्ष्मीकांत में, जब कोई भी चैप्टर पढ़ा है, अभी हमने चैप्टर 2 से लेकर चैप्टर 7 तक, हमने उसको डिफेंड ऐसे ही करा है। क्या आपको डिफेंड भी समझ में आया? देख रहे हो, मतलब नेगेटिव चीज को भी कैसे पॉजिटिव बनाना, थोड़ा थोड़ा आर्ट ये पता लग रही है आपको? समझ में आया अच्छे से? तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल लेते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।